नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। हमारे साथ आज एक बेहद बड़ी खबर में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संतोष पाठक जी। संतोष जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई और स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ साहेब 5 देश घूम कर आए और इन 5 देशों में वो क्या करके आए, भारत की इज्जत, भारत के मान सम्मान के साथ वो क्या करके आए हैं, ये तो बड़ा चर्चा का विषय है। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी ने विदेश से लौटने से पहले ही, यानी उधर वो हवाई जहाज में भी नहीं बैठे, अपने महंगे वाले हवाई जहाज में, और इधर उन्होंने फरमान सुना दिया अपने सभी मंत्रियों को कि भैया देश की राजधानी दिल्ली में रहना, कुछ बड़ा होने वाला है। और सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को, मतलब कैबिनेट मंत्रियों को ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को, जिनको हम एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज कहते हैं, और राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह के अंदर जो है बीएल वर्मा है, नित्यानंद राय है। इस तरह से ये तमाम मंत्रियों को देश की राजधानी दिल्ली में बने रहने का हुक्म दिया गया। और फिर वो हवाई जहाज में बैठे और खबर आई कि आज देश में लैंड करते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्री परिषद की एक बड़ी बैठक बुला ली है। मैं फिर कहूं, कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई है। कैबिनेट की बैठक में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। उन्होंने मंत्री परिषद की बड़ी बैठक बुला ली है, जिसमें राज्य मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं, और कैबिनेट मंत्री है। अब इसको लेकर क्या ऐसा हो गया, कितनी बड़ी बैठक बुलाने की जरूरत पड़ी, और क्या होने जा रहा है इस देश की राजनीति में। और राहुल गांधी ने जिस तरह से खुलकर नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इस बैठक में क्या बड़ा होने वाला है, जिसके बाद इस देश की राजनीति में एक नया बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, ये बड़ी खबर लेकर हम दर्शकों के सामने आए हैं। और शुरुआत अरुण भाई करेंगे और उसके बाद एक एक करके तथ्यों को हम आपके सामने रखेंगे। जी अरुण भाई। आपने बता दिया सर, विदेश से लौटने के जस्ट बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, तो क्या देश पर जो आर्थिक संकट मंडरा रहा है, जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कल उन्होंने बहुत बड़ा बयान भी दिया था, गद्दार भी बता दिया था, क्या इन सब आहट को लेकर सरकार ये सब समझ रही है? क्या सरकार को आने वाले राजनीतिक तूफान की आहट हो चुकी है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ने वाले हैं? क्या लगातार जो देश में आर्थिक अस्थिरता उभर रही है, उसको लेकर मोदी सरकार चिंतित अब दिखाई दे रही है? आखिर इतनी जल्दबाजी में कैबिनेट बैठक या जो मंत्रिपरिषद की बैठक है क्यों बुलानी पड़ रही है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि भैया यूएई गए थे प्रधानमंत्री, नीदरलैंड गए थे। उनके जी। नीदरलैंड में लैंड करने से पहले ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या कहा भारत के बारे में, हमें आपको सबको पता है। स्वीडन गए थे, और नॉर्वे जाकर नॉर्वे की एक पत्रकार ने किस तरह से भारत के लोकतंत्र को दुनिया के सामने मजाक का विषय बना दिया, और हमारे तथाकथित कुछ बड़े संघीय संघ के पत्रकारों ने भी उस कीचड़ में पत्थर मारने में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। और उसके बाद वो इटली पहुंचे, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी देने के लिए। अब वो कई तरह की बातें नजर आई कि भैया नॉर्वे इसलिए गए क्योंकि अडानी साहब का मामला फंसा था, इटली इसलिए गए कि शायद इजराइल जाने वाले कुछ जहाजों को इटली ने रोक दिया था। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी भले ही सरेंडर कर चुके हो, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, इटली की प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई थी कि नहीं, हम ईरान के खिलाफ लड़ाई में आपको हमारी धरती का इस्तेमाल नहीं करने नहीं देंगे। कर। तो जी। उन 5 देशों के दौरे से वापस प्रधानमंत्री आए, और इधर इन्होंने एक उच्च स्तरीय मंत्री परिषद की बैठक बुला ली। और अब ये कहा जा रहा है कि मंत्री परिषद की बैठक में वो तमाम मंत्रियों से उनके कामकाज का रिपोर्ट लेने वाले हैं। और क्यों रिपोर्ट लेने वाले हैं? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बने हुए 12 साल हो जाएंगे मई के महीने में, और उनका तीसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ था उसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं जून के महीने में। तो एक तरफ 12 साल का जश्न मई में, और तीसरे कार्यकाल के 2 साल का जश्न जून के महीने में। अब प्रधानमंत्री मोदी सरकार यानी अपनी उपलब्धियों को देश की जनता के सामने वो रखना चाहते हैं, एक नए चेहरे को सामने रखना चाहते हैं। नए चेहरा इन द मतलब कि प्रधानमंत्री खुद रिटायर नहीं होना चाहते, लेकिन वो सरकार का एक नया चेहरा रखना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो बवाल खड़ा कर दिया वो हमें और आपको सभी को पता है। नेपाल में जो जैन जी ने किया, बांग्लादेश में। इसमें एक लेटेस्ट खबर ये है, एक्स जो अकाउंट है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको भारत में बैन कर दिया है अभी अभी थोड़ी देर पहले।
बिल्कुल, तो एक्स के अकाउंट को, ये तो सोशल मीडिया बड़ा गजब टाइप का है। एलन मस्क साहब की अपनी वो है, और लगातार कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन मैं दर्शकों से कहूंगा जरा कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर थोड़ा सा सावधान रहे। और सावधान किस लिए रहे? क्योंकि मेरा सीधा मानना है, मैंने अन्ना हजारे के आंदोलन को उभरते हुए देखा कि कैसे इंडिया इस्लामिक सेंटर में अरविंद केजरीवाल की एनजीओ की बैठकें शुरू होती है। फिर अचानक उनके पास श्री श्री रविशंकर का फंड आ जाता है, फिर रामदेव का फंड आ जाता है, फिर रामलीला मैदान में एक बड़ा आयोजन किया जाता है, अन्ना हजारे को बलि का बकरा बना दिया जाता है कि लोकपाल के लिए लड़ेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। अन्ना हजारे हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन उनको गांधी बनने का चस्का है। तो फिर किस तरह से जंतर मंतर आंदोलन होता है, किस तरह से तिहाड़ जेल ले जाया जाता है, फिर रामलीला मैदान में आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी को होता है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को होता है, और इस आंदोलन का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है। अब मैं फिर से दर्शकों से कहूंगा, जिन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया है, भुलावे में मत आइएगा। वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से लिंक है। और पता नहीं क्यों अब आंदोलन से मैं थोड़ा सा डरने लग गया हूं, क्योंकि अभी देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ वो माहौल बना कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी रही है। और आज की हालत में मैं बता दूं कि इस देश में कोई भी राजनीतिक दल अचानक उभरने वाला, वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल बीजेपी को फायदा ज्यादा पहुंचाते हैं, नुकसान कम करते हैं। और अब जब विरोधी वोट कांग्रेस की तरफ जाना था, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी कहां से आ गई? इसलिए लोगों से कहूंगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले सावधान रहिएगा। आंदोलन के पीछे बहुत सारे खेल चलते रहते हैं। खैर, मैं वापस इस पे आता हूं। तो उनको जी। अपने 12 साल और 2 साल के कार्यकाल का जश्न मनाना है। इस नाम पर उन्होंने तमाम मंत्रियों को कह दिया है कि भैया अपना अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। अब रिपोर्ट कार्ड क्या होगा, ये भी विडंबना। देखिए, मैं बता देता हूं, एक एक करके शुरू करता हूं। मेरे पास मंत्री परिषद की पूरी लिस्ट है, और रिपोर्ट कार्ड तो मंत्री से क्या लोगे आप? रिपोर्ट कार्ड तो लोगों से ले लेते। सबसे पहले मंत्री जो है, मोदी जी के बाद जिनका नाम नीचे लिखा हुआ है कैबिनेट मंत्री में पहले नंबर पर है, मंत्री परिषद में मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। उनके रक्षा मंत्री रहते हुए भारत की रक्षा व्यवस्था की हालत कितनी खस्ता हुई है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। सिंध तक जीत कर लाने का दावा करने वाले रक्षा मंत्री, टीवी चैनल ने तो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक पे हमारा कब्जा करवा दिया था। कम से कम इन्हीं टीवी चैनलों से पूछ लेते राजनाथ सिंह की, अरे कब्जा कर लिया तो कहां है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में दो तो सही, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। अभी जी। तक वहां पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा है, 1 साल हो गए हैं। तो ये कितने सफल रक्षा मंत्री हैं, ये देश की जनता तय कर ले। दूसरे हैं अमित शाह। उनके पास गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। उनके गृह मंत्री के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया। उनके गृह मंत्री के कार्यकाल में लाल किला, जहां प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, उसके पास बम ब्लास्ट हो गया। उनके गृह मंत्री के काल में न जाने कितने आतंकवादी हमले हुए। अब ये कितने सफल है, कितने असफल है? तीसरे नंबर पर आते हैं जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, माफ कीजिएगा, नितिन गडकरी शॉर्टकट में हम कहते हैं। बड़े लंबे चौड़े दावे करते थे, मैं भी मानता था कि भैया ये क्रांतिकारी मंत्री हैं। लेकिन हद ये हो गई कि अब कई तरह की खबरें, पेट्रोल में एथेनॉल, जबरदस्ती एथेनॉल की मात्रा बढ़ाना, तो हाईवे को लेकर पता नहीं क्या कहना कि इतनी देर गाड़ी रुकेगी तो पैसा नहीं लिया जाएगा। इस देश में अगर सबसे ज्यादा लूटमार का कोई अड्डा, अगर 4-5 अड्डे आप कहोगे, तो उसमें हमारे देश के हाईवे हो गए। इतनी लूटमार हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी मित्र गौतम अडानी साहब तो अब सड़क बनाने के मामले में शायद दूसरे नंबर की कंपनी बनने वाले हैं या बन चुके हैं, और नितिन गडकरी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो कितने बड़े मंत्री हैं ये समझ लीजिए। फिर जेपी नड्डा है, अब इनको कहा ही क्या जाए। शिवराज सिंह चौहान है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत ये बता देती है कि कितनी शानदार वित्त मंत्री हैं ये। दर्शक मेरी कटाक्ष को जरूर समझेंगे, मैं जानता हूं। फिर एस जयशंकर है, विदेश मंत्री है। फिर मनोहर लाल खट्टर है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री है। बाकी नीचे एक लंबी लिस्ट है। तो अगर जी। मंत्रियों के कामकाज का रिपोर्ट इनको लेना होता, तो इन मंत्रियों में मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मंत्री मंत्री बने रहने लायक है। और एक और सबसे काबिल नाम, नीचे दो नाम आ रहे हैं। पीयूष गोयल है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, तथाकथित शिक्षा मंत्री। अब ये क्या मंत्री बने रहने लायक है दोनों? ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन खैर, ये रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं और खुद ही उस पर रिजल्ट दे देंगे, जैसे वो एनटीए में हुआ, जैसे सीबीएसई में हुआ कि भैया अमित शाह है तो 100 में से 99 दे देंगे, बस चलेगा तो 100 में से 101 भी दे देंगे। और जिनको इनको हटाना है, जैसे राजनाथ सिंह को हटाना है, जैसे नितिन गडकरी को हटाना है, मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है,
मंत्रिमंडल में छटनी करनी है, तो वो इस रिपोर्ट कार्ड के बहाने की जाएगी। आज की ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में रहेगी कि कौन बचेगा, कौन जाएगा, वो लगभग आज की बैठक में तय हो जाएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान होना है। इसमें से जो कई मंत्री छटनी किए जाएंगे, हो सकता है वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाए, और कई मंत्रियों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस लिहाज से आज की मोदी के द्वारा बुलाई गई ये बैठक अपने आप तो में खैर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो इस जो आपने अभी बताए कि कुछ लोगों की छटनी होगी, तो आपके हिसाब से कितने मंत्रियों की छटनी हो सकती है इसमें? कौन लोग हैं जो इस मोदी कैबिनेट से बाहर का रास्ता जिन्हें दिखाया जा सकता है? मुझे तो लगता है इसमें तो सभी लोगों को बाहर कर देना चाहिए, अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें उसके हिसाब से तो। देखिए, जनता के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से देखें तो इसमें से ज्यादातर मंत्रियों को बाहर कर देना चाहिए, लेकिन मोदी जी जनता के रिपोर्ट कार्ड से नहीं, मोदी और शाह अपनी गुजराती लॉबी के रिपोर्ट कार्ड से चलते हैं, और निश्चित तौर पर वो कुछ मंत्रियों से छुटकारा पाना चाहेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह 2024 में जब सरकार का गठन हुआ तभी छुटकारा पाना चाहते थे, नहीं पा पाए। लेकिन राजनाथ सिंह भी तू डाल डाल में पात पात खेल रहे हैं, ये आरएसएस के प्रमुख का, संघ प्रमुख का, मोहन भागवत का आशीर्वाद लेकर बैठे हुए हैं। तो राजनाथ सिंह को ये निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नितिन गडकरी, ये दूसरा नाम जो सबसे बड़ा नाम है, जिससे मोदी शाह की जोड़ी छुटकारा पाना चाहती है, और ये शायद नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल फेरबदल हो उसमें नितिन गडकरी की या तो छुट्टी हो जाए या उनको कोई महत्वहीन मंत्रालय मिले। जेपी नड्डा, इनको भी कहा जा रहा है कि राजभवन भेजा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान मंत्री बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण मंत्री बनी रहेंगी, क्योंकि पीएम साहब जो कहते हैं वो उस पर हस्ताक्षर कर देती हैं। एस जयशंकर, थोड़ा सा डायलेमा है क्या होता है, क्योंकि एक नए विदेश मंत्री की जरूरत है, और कांग्रेस की तरफ तैयार बैठे हुए हैं शशि थरूर साहब। तो शशि थरूर अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो क्या उनको विदेश मंत्री बनाया जाएगा, ये देखना पड़ेगा। मनोहर लाल बने रहेंगे। एचडी कुमार स्वामी, चूंकि जनता दल सेकुलर से आते हैं, एचडी देवगौड़ा की पार्टी से आते हैं, तो गठबंधन के सहयोगी है, तो मंत्री बने रहेंगे। पीयूष गोयल, चूंकि मोदी के गुड बॉय है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एनटीए की आंच है या जो सीबीएसई की आंच है, जो सीयूटी एग्जाम के सेंटर पढ़ रहे हैं, डम डम डिगा कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप के सेंटरों में जो सेंटर पढ़ रहे हैं एग्जाम के, उसकी आंच अब आरएसएस तक पहुंच रही है। तो जब रस्सी जलती है और वो आग जब कहीं महत्वपूर्ण आदमी तक पहुंचने वाली होती है, तो उस रस्सी को बीच में काटना जरूरी हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि अब धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो सकती है, उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। वैसे भी चुनाव लड़वाने और जितवाने में माहिर है। स्कूल, कॉलेज और देश की शैक्षणिक व्यवस्था का जितना बेड़ा गर्क करना था, उतना बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही दिया है। तो उनकी छुट्टी है। जीतन राम मांझी, चूंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गठबंधन से है, बने रहेंगे। ये राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जेडीयू से है, नीतीश कुमार की पार्टी से है, बने रहेंगे। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं, असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने रहे, इसके लिए सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में बनाए रखना जरूरी होगा। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से आते हैं, इनकी जगह पर कोई और चेहरा लाया जा सकता है। के राम मोहन नायडू तेलुगु देशम पार्टी के हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हैं, गठबंधन से है, तो ये मंत्री बने रहेंगे। हालांकि विभाग हो सकता है बदला जाए। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, मंत्री बने रहेंगे। जोएल ओराम, ये भी मंत्री बने रहेंगे। और बयान बहादुर टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चलाने वाले और मटन शॉप के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह भी मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उनकी यूएसपी कुछ और ही है। अश्वनी वैष्णव के बारे में हमें देखना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बने रहेंगे। भूपेंद्र यादव मंत्री बने रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री बने रहेंगे। अन्नपूर्णा देवी, जो कि झारखंड से आती है, उनकी जगह पर किसी और महिला को शामिल किया जा सकता है। किरण रिजिजू भी मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। हरदीप सिंह पुरी सबसे दिलचस्प केस होगा। हरदीप सिंह पुरी और धर्मेंद्र प्रधान, ये दो चीजें ये तय करेंगे। अगर ये दोनों मंत्री बने रहे तो मान के चल लीजिएगा कि मोदी जी दबाव में है, और मोदी जी की कोई ना कोई कुंडली इनके पास है। और नहीं तो पुरी साहब ने जितनी किचकिच करवा दी है, जितनी बदनामी करवा दी है, इनकी विदाई तो होनी ही चाहिए। मनसुख मांडविया गुजरात से आते हैं, कभी कभी विवादों में फंस जाते हैं, लेकिन इनका मंत्री बने रहना भी लगभग तय मान लीजिए। जी किशन रेड्डी, मोदी जी की फोटो देखते होंगे ना, जब वो कुछ नहीं थे तो झोला उठा के चलते थे तो व्हाइट हाउस के बाहर, तो जी किशन रेड्डी तब के उनके साथी हैं, तो ये भी मंत्री बने रहेंगे। चिराग पासवान गठबंधन दल से हैं, तो ये भी मंत्री बने रहेंगे। सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री है, और शायद ये मंत्रालय भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है एक एक करके राज्यों में। लेकिन चूंकि ये गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की काफी खास है, वाराणसी संसदीय क्षेत्र की भी जिम्मेदारी इनको देने की बात आ रही है, तो ये भी मंत्री बने रहेंगे। लेकिन मोटे तौर पर इस मंत्रिमंडल के फेरबदल का उद्देश्य कुछ लोगों से छुटकारा पाना है,
और कुछ लोगों को सरकार से हटाकर संगठन में भेज रहा है। चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपने जानकारी बताई। मैं बस आपसे सिर्फ अंतिम सवाल ये लूंगा, विपक्ष जहां लगातार आर्थिक संकट की बात कर रहा है, राहुल गांधी लगातार इसको लेकर मुखर हैं, वो अमेठी दौरे पर हैं, वहां उन्होंने लगातार इसको लेकर कहा है। क्या ये जो मंत्रिपरिषद की बैठक है, क्या सरकार को महंगाई, बेरोजगारी पर जनता का जो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका डर अब सताने लगा है? क्या इसको लेकर कोई मंत्रिपरिषद में बड़ा फैसला होगा, या फिर ये बैठक अपने जो राजनीतिक संकट को संभालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं कि अगर किसी के मन में भी ये शक हो कि प्रधानमंत्री ने बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि देश के आर्थिक हालात खराब है और देश संकट के दौर में फंस रहा है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए तो भूल जाइए। अगर प्रधानमंत्री को इस देश के करोड़ों लोगों के, इस देश के मान सम्मान की, इस देश के आर्थिक हितों की चिंता होती तो 2014 से गलत पटरी पर या 2016 से नोटबंदी से इस देश को गलत पटरी पर न दौड़ा रहे होते। हम एक ऐसी दौर में शामिल है जिसमें कहां पहुंचना है मालूम नहीं और हमारे हाथ से दुनिया फिसलती जा रही है। हम दुनिया में, हमारे कहा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था आंकड़ों के जरिए बहलाया जाता है, लेकिन इन तमाम सवालों में हमें ये नहीं बताया जाता कि देश में फिर रुपया डॉलर के मुकाबले रोजाना कैसे गिरता जा रहा है। मेक इन इंडिया की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं बताते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो कंपनियां लगी हुई हैं मोबाइलों की, वो मेक इन इंडिया है क्या? ओप्पो का देख लीजिए, चाइना से पार्ट्स आते हैं, यहाँ असेंबल होता है, उस पर आप मेक इन इंडिया लगा देते हैं। इस तरह से धोखा देके आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि इंडिया में ही रिसर्च हो, इंडिया में ही बने, इंडिया की ही कंपनी हो और इंडिया में ही बिके, या ज्यादा से ज्यादा हम उसको एक्सपोर्ट करें, तभी हमारा फायदा होगा। लेकिन हमें इस तरह से झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। अगर मोदी जी को चिंता होती तो अपने दोस्तों को कहते कि भैया रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हो, बाहर मत भेजो, देश के अंदर बेचो। अगर मोदी जी को चिंता होती तो संकट की इस घड़ी में देश के लोगों को संदेश देकर 5 देशों की यात्रा पर ना निकल गए होते मेलोडी की ट्रॉफी देने। ये तमाम चीजें हैं जो हमें आपको समझना चाहिए। हाँ, इसमें यह बताया जाएगा कि राहुल गांधी पर आरोप कैसे लगाए जाए, राहुल गांधी ने जो गद्दार कहा उसका जवाब कैसे दिया जाए। इसमें कहा जाएगा कि भैया नेहरू गांधी परिवार को बदनाम कैसे करोगे। आज राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है सबने, 1-2 लाइन में प्रधानमंत्री ने भी निपटा दिया है, जबकि राजीव गांधी इस देश में कंप्यूटर एरा लाने वाले राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने मतदान देने की जो उम्र थी 21 से घटाकर 18 वर्ष की थी। पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार दिए जाए, इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कंप्यूटर जो लाने की शुरुआत, वो राजीव गांधी ने की थी और उस समय भाजपा ही उनका विरोध कर रहे थे। इस देश को राजीव गांधी का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उन्हीं गांधी और नेहरू परिवार के खिलाफ अपमानजनक बातें कैसे फैलाई जाए, इसकी ट्रेनिंग भाजपा नेता को दी जाती है। तो ये मंत्रिपरिषद की बैठक में देश से जुड़े किसी मुद्दों पर चर्चा होगी और समाधान तलाशने की कोशिश की जाएगी, ये बात को आप भूल जाइए। चलिए सर, बड़ा महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।